हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज उसी पॉलिटी की श्रृंखला में जो मैंने अपने पिछले वीडियो में मूल अधिकार से जुड़े हुए कुछ प्रावधानों के बारे में आपसे चर्चा की है, उसी श्रृंखला में आज उसी का पार्ट 3, जिसमें हम मूल अधिकारों से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद का प्रावधानों को विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। मुझे आशा है आपको यह पसंद आएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको आर्टिकल 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक आपको बता चुके हैं। आज उसी के आगे आर्टिकल 19 को लेकर चलेंगे। आर्टिकल 19 काफ़ी विस्तृत आर्टिकल है, तो समझते हैं इसको और अच्छी तरीके। सबसे ज़्यादा सवाल भी यहीं से आते हैं अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। आर्टिकल 19 क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक था वह समानता की बात करता था। अब यहाँ से आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात करता है, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक क्या कहता है। आर्टिकल 19 सबसे शुरू करते हैं। आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। सबसे पहले बात की गई कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद नंबर 2 है सम्मेलन की स्वतंत्रता। नंबर 3 है संगठन की स्वतंत्रता। उसके बाद नंबर 4 है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, संचरण कर सकते हो। और जो 5वीं स्वतंत्रता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। उसके बाद में जो 6वां प्रावधान है कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है, आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब इन्हीं को अब थोड़ा सा विस्तार समझते हैं। कहता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय सेनाओं की प्रमुख मांग थी कि भारतीयों को भाषण और एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रदान किया जाए। मतलब हर एक को अपना भाषण, स्पीच का, और अब भाषण के द्वारा ही अभिव्यक्त किया जा सकता है अपने विचारों को, इसका भी अधिकार होना चाहिए। परंतु यह अधिकार भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात ही वास्तविक रूप से प्राप्त हुआ। इसके लिए आर्टिकल 19 का में स्पष्ट प्रावधान किया गया। भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से आशय यह है कि व्यक्ति अपने विचार बोलकर, लिखकर या छपवाकर या संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर सकता है, जहां तक कि वह सरकार के विरुद्ध भी विचार व्यक्त कर सकता है। सरकार के खिलाफ भी आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपको लगता है, आपको आलोचना करने का भी अधिकार भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 देता है। और प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, फिल्म बनाने की स्वतंत्रता हो गई, ये सारे अधिकार आपको 19 क्लॉज 1 के तहत मिलते हैं। जब लोकतांत्रिक देश का मतलब ही हुआ बोलने की स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, जब सारी स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त होंगी तभी तो आप लोकतंत्र का सही मतलब समझ पाएंगे। उस लोकतंत्र का क्या फायदा जहां पर आपको बोलने की भी आजादी नहीं है। आप अगर कोई काम गलत कर रहा है, आपको लगता है कि सरकार की आलोचना करनी चाहिए, तो आप आलोचना कर सकते हैं। इसका अधिकार भारत का संविधान आर्टिकल 19 क्लॉज 1 देता है। बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह भारत का यह संविधान, मतलब यह आर्टिकल देता है। अगर थोड़े से इसके केस के बारे में जानकारी कर लें तो ब्रजभूषण बनाम दिल्ली 1950 तथा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985, ये 2 मुकदमे हैं। इनमें क्या क्या न्यायालय ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इसमें कहा कि भाई साहब, इसमें भी प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। प्रेस का मतलब है मीडिया, जो आजकल देख रहे होंगे आप अपने आसपास, वो मीडिया सम्मिलित है। मेनका गांधी मामले में न्यायालय ने कहा कि यह अधिकार भारत की सीमाओं के बाहर भी भारतीयों को प्राप्त है। कोई भारत का नागरिक है, अगर किसी अन्य देश में भी वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो उसको भी अधिकार प्राप्त है। क्रिकेट एसोसिएशन मामले 1995 में भी न्यायालय ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्वतंत्र रूप से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सम्मिलित है। उसके बाद एक टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन 1995 में भी न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि विज्ञापन आदि की स्वतंत्रता भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है।
ये हो गया आर्टिकल 19 का क्लॉज 1। अब इसी कड़ी में बढ़ते हैं आर्टिकल 19 का खंड 2। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्या कहता है? अब देखो, इसी का 19 क्लॉज 1 था, इसी 19 क्लॉज 1 के खंड का उपखंड क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता है कि भाषण में अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है तो आप किसी के खिलाफ भी, किसी के भी व्यक्ति के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें भारत की प्रभुसत्ता, आप किन किन के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। भारत की एकता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय, अवमानना, न्यायालय के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये सारे प्रावधान हैं जहां पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं कि आप इन पर नहीं बोल सकते हैं। अगर आप फिर भी इनके खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाया जा सकता है। आपके खिलाफ न्यायालय में सजा का प्रावधान किया जा सकता है। यह हो गया आर्टिकल 19 का क्लॉज 2। इसी में उसके बाद आ जाती है सम्मेलन का अधिकार। आप पूरे भारत में कहीं भी अपना सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन जुलूस निकालने का अधिकार, हम सम्मेलन का स्वतंत्र भी जुलूस भी निकाल सकते हो, सम्मेलन भी कर सकते हो। ये सारी चीजें आर्टिकल 19 में सम्मेलन के अधिकार में दिया गया है। इसी के बाद में जब सम्मेलन बना लिया है, जब सम्मेलन कर रहे हो तो किस लिए सम्मेलन कर रहे हो? संगठन की भी स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद में वही कहा गया कि आर्टिकल 19(1) के खंड ग में नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी अनुच्छेद के अधीन कंपनी, सोसाइटी, भागीदारी, व्यवसाय, संघ एवं क्लब आदि बनाने का भी अधिकार है। सारी चीजें संगठन क्या होता है? कई लोगों का समूह, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे व्यक्तियों का हो, चाहे राजनीतिक दल मिलकर बनाते हैं। राजनीतिक दल एक पार्ट है संगठन का। ये सारे अधिकार आपको प्राप्त हैं। इसके बाद में 19 का क्लॉज 4 के तहत संगठन की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अगर भारत की एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार के बीच में अगर ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहां तक हो गई संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद में पढ़ते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) के घ के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को भारत राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण का अधिकार प्रदान किया गया है, परंतु अधिकार पर 19 क्लॉज 5 के प्रतिबंध की व्यवस्था भी की गई है। किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? नंबर 1, साधारण जनता के हित में। नंबर 2, अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, SC/ST के लिए अगर उनके हित का अगर संरक्षण करना है तो इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके बाद में ये 2 आर्टिकल्स हो गए, ये 2 प्रावधान हो गए, इनके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब थोड़ा सा केस एक देख लेते हैं। NB खेर बनाम दिल्ली 1950। वाद में न्यायालय ने कहा कि दिल्ली मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को यह आदेश दिया जाना कि वह 3 मास की अवधि के लिए जिले से बाहर चला जाए विधि मान्य होगा, क्योंकि आदेश की अवधि अनिश्चित है या आदेश स्थायी रूप से बाहर रहने को टूटता है तो वह आदेश युक्ति मुक्त नहीं होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं किसी भी राज्य क्षेत्र के भीतर निवास करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) के अड़ा भारत क्षेत्र में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है। आप पूरे भारत में कहीं पर भी बस सकते हो, रह सकते हो। उसके बाद इस पर भी प्रतिबंध कहां कहां पर लगाया जा सकता है? नंबर 1, अगर साधारण जनता के हित में हो। नंबर 2,
अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद में जो अगली स्वतंत्रता की बात की गई है वह है वृत्ति, उपजीविका एवं व्यापार अधिकार। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर है। इस स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निषेध लगाने का अधिकार खंड 6 में दिया गया है। इस पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? नंबर 1, अगर साधारण जनता के हित में हो। नंबर 2, आवश्यक वृत्तिक अर्हताएं हो सकती हैं, उनके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 3, राज्यों के पक्ष में पूर्व या भागता अधिकार सृजन, इनके मामलों में इनको प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 19 समाप्त हुआ। अब आर्टिकल 20 पे बढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 क्या कहता है, आप समझने का प्रयास कीजिए। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंधी संरक्षण के संबंध में कहा गया है। नंबर 1, इसमें कहा गया है कि भारत के व्यक्तियों को न केवल सामान्य परिस्थिति में, इसमें कहा गया कि जो भारत के नागरिकों को न केवल सामान्य परिस्थिति में तो वो अधिकार मिलेंगे ही, अपितु बल्कि अपराध की स्थिति में भी अनेक अधिकार आर्टिकल 20 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। कहा गया कि आर्टिकल 20 कहता है कि भारत के नागरिकों को सामान्य स्थिति में तो सारे प्रावधान मिलेंगे ही, अगर वो दोषी भी, अपराधी भी है तो भी उसको कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। क्या अधिकार प्राप्त होंगे? उसके विषय में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 के अनुसार में कहा गया है कि अपराध के संदर्भ में भूतलक्षी विधि प्रभावी होगी, अर्थात किसी व्यक्ति को अपराध के लिए वही दंड दिया जाएगा जो उस अपराध करने के वक्त था। जैसे कि मैं बात इस समय कर दूं, 2023 में अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया इस समय, तो उसको वही दंड दिया जाएगा जो इस समय 2023 दिसंबर में इस अपराध के लिए दंड का प्रावधान था। ये नहीं कि अपराध उसने 2023 में किया है और उसको जो न्यायालय है जो सजा सुना रहा है 2030 में, तो कहेगा नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है, अब आपको जो अपराध के लिए जो दंड का प्रावधान लगेगा जो 2030 वाला लगेगा, ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति पर 2023 दिसंबर में जो इस समय उसके उस अपराध के लिए दंड है उसी का प्रावधान किया जाएगा। इसकी बात की गई है। केदारनाथ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1953, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि न्यायालय ने कहा कि अपराध की सुनवाई का आधार वही विधि होगी जो अपराध के समय प्रचलित है। यह आपराधिक मामलों पर लागू होगी। हाँ देखो, आप ला में पढ़ेंगे कि एक तो होते हैं आपराधिक मामले, एक होते हैं दीवानी मामले, और जो नियम है ये आपराधिक मामलों पर लागू होंगे भूतलक्षी विधि, जिस समय का अपराध है उस समय का कानून, लेकिन दीवानी मामलों में ऐसा नहीं है। यह आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है। उसके बाद में बढ़ते हैं आर्टिकल 20 के क्लॉज 2 पर। आर्टिकल का 20 क्लॉज 2 कहता है कि दोहरे दंड का निषेध का प्रावधान है। मतलब किसी भी एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। यह बात आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कही गई है। एक अपराध के लिए उसे एक ही बार में दंडित किया जाएगा, उसको 2 बार सजा नहीं सुनाई जाएगी। यह आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 कहता है। इसके बाद में बढ़ते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 3। इसमें काहे की चर्चा की गई समझते हैं। इसमें कहा गया कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई भी उसको बाध्य नहीं करेगा कि चलो आपने अपराध नहीं किया है और पुलिस वाले ने 4 डंडे मारे और चलो अपराध को बोलो चल के, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी स्थिति आती है, ज्यादातर लोग गांव से आते हैं, कुछ गांव में क्या होता है, किसी भी कोई अपराध किया भी नहीं है फिर भी नाम लिखा दिए, उसके बाद में उसको पहुंचा दिए थाने में। जब थाने में पहुंचा तो
दरोगा ने कहा कि भाई साहब आपने अपराध किया है नहीं किया है, तो आपको क्या कहना है, बोल देना हाँ मैंने किया है अपराध, कर दो चालान। अब जैसे ही आप जिला न्यायालय में जाएंगे वहां आप कहिएगा कि मैंने अपराध नहीं किया है, उस समय मैंने जोर जबरदस्ती में अपराध को कबूला था। वहां पर जज साहब, वहां पर आपका जो आप न्यायालय में बोलेंगे वही लागू होगा, ना कि जो आपने थाने में बोला वो लागू होगा। ये हो गया आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले आर्टिकल्स पर। आर्टिकल 21 कहा गया, आर्टिकल 21 में कहता है कि जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो न केवल सामान्य स्थिति में बल्कि आपातकाल की भी स्थिति में लागू होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार का तात्पर्य है कि राज्य विधि के बिना किसी भी व्यक्ति को जीवन का अंत नहीं करेगी। राज्य बिना विधि के किसी के भी जीवन का अंत नहीं करेगी। इसमें एक मामला आता है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में न्यायालय ने जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का यही अर्थ बताया, परंतु मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय के अधीन न्यायालय ने जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ विस्तृत स्वयं लगाते हुए इसका तात्पर्य गरिमापूर्ण जीवन बताया। कहा गया कि गरिमापूर्ण व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ये तो जी तो रहे हैं सारे जानवर भी, अगर गरिमापूर्ण, अगर व्यक्ति की इज्जत ही नहीं है, व्यक्ति के साथ कोई सम्मानित तरीके से बात नहीं करता, तो क्या फायदा है। इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। इसी में निंदा का अधिकार और मूल अधिकार, इन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने योग गुरु बाबा रामदेव के समर्थकों के साथ में मध्य रात्रि में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार क्या हुआ, बाबा रामदेव थे जो अपने चेलों के साथ में रामलीला मैदान में सो रहे थे, रात में कर तो उधर नहीं रहे थे। क्या हुआ, फिर रात में आई पुलिस, भगाया अच्छे से डंडे मार के सभी को। तब उन्होंने न्यायालय गए भाई साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा है, आर्टिकल 21 कहता है जीने का अधिकार देता है, उसी में कहा गया कि इसमें नहीं, मुझे सोने का भी अधिकार है, उन्होंने मुझे जगाया क्यों था। उसके उपरांत से अब इसमें सोने का अधिकार भी मूल अधिकार में शामिल हो गया। अगर कोई आपको जगा रहा है तो कहो नहीं मुझे सोने दो काहे कि ये मेरा अधिकार है, मुझे सोने का अधिकार है। इसके उपरांत ओल का 43 बनाम भारत संघ जो 1989 का मामला आया है, उसमें शीघ्र चिकित्सा का भी अधिकार आर्टिकल 21 में सम्मिलित किया गया है। मतलब तुरंत चिकित्सा करो, तुरंत डॉक्टर परामर्श दो, ये नहीं चल पाएगा। ये आर्टिकल 21 में भी सम्मिलित कर दिया गया है। इसके बाद में कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में प्राथमिक शिक्षा का, जो 1992 में एक संविधान संशोधन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का आर्टिकल 21 में भी शामिल किया गया है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मतलब क्या होता है? शुरुआती शिक्षा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को भी जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित किया गया है। सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश 1986 मामला, इसमें निःशुल्क विधि सहायता का भी अधिकार 21 के अंतर्गत सम्मिलित माना जाएगा। इसके बाद में एक और मामला आता है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मामले हो गए जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार 21 से जुड़े हुए कुछ अनेक प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला आता है कि सतवंत सिंह मामले में विदेश जाने के अधिकार को भी जीवन की स्वतंत्रता में सम्मिलित किया गया है। आप विदेश भी जा सकते हो, यहाँ तक हो गए। यह आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्टिस से। अब जरा शिक्षा के भी अधिकार के बारे में थोड़ी सी विस्तृत तौर पर जानकारी ले लेते हैं। शिक्षा का अधिकार है क्या, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सबसे प्रावधान है जो शिक्षित तो है, जो व्यक्ति को दूसरों से भिन्न बनाती है।
अगर शिक्षा का अधिकार ही नहीं होगा तो शिक्षित कैसे होंगे लोग, शिक्षित कैसे होंगे तो कैसे लोग समझेंगे। इसलिए शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार है। जो अधिनियम के तहत क्या किया गया था उसके बारे में थोड़ी सी कुछ प्रावधान के बारे में जिक्र कर लेते हैं। इसमें कहा गया कि यह सुनिश्चित करता है कि इसे 14 वर्ष तक सभी बच्चों को बुनियादी गुणवत्ता युक्त शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध हो। 14 साल तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा निःशुल्क रूप से मुफ्त फ्री में होनी चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रावधान था, उसमें कहा गया कि समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसमें विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। जो कमजोर वर्ग हैं, SC ST OBC वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसके उपरांत जो तीसरा प्रावधान था कि बच्चों की अभिभावक की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया। जो चौथा पॉइंट था वह था शिक्षण छात्र अनुपात का मानक निर्धारण किया जाता है। यह अनुपात 1:40 रखने का है, मतलब एक अध्यापक सिर्फ और सिर्फ 40 बच्चों को ही पढ़ा सकता है, मतलब एक क्लास में 40 बच्चे ही बैठकर पढ़ सकते हैं एक शिक्षक। इस आधार पर जैसे कि किसी विद्यालय में अगर 200 बच्चे हैं तो कितने टीचर होंगे, तो 4 में से 5 टीचर होंगे। इसके बारे में भी इसमें चर्चा की। इसके उपरांत एक और प्रावधान आ जाता है कि शिक्षकों के पद इसकी कुल क्षमता के 10% से अधिक या कम नहीं होने चाहिए। एक लास्ट प्रावधान था, उसमें था कि बच्चों को शारीरिक दंड देने, प्रवेश के दौरान बच्चों या उनके अभिभावकों की स्क्रीनिंग करने, कैपिटेशन फीस लेने एवं विद्यार्थियों को विद्यालय में निष्कासित करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह भी इसमें चर्चा की गई है। अगर आर्टिकल 21 के और विस्तार की बात कर लें, हालांकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी समझते हैं। अब अगर किसी भी विषय को पढ़ रहे हो ना, तो फिर भी बिंदास से पढ़ो। ना समझ आए तो ईयरफोन लगा लो, बस सुनते रहो, अच्छा लगेगा। जितने भी प्रावधान बता रहा हूँ ये हो सकता है कई किताबों में ना मिले, लेकिन हाँ फिर भी आपको जानना आवश्यक है। आपकी रुचि होनी चाहिए इस विषयों में समझने की, जानने की। कम से कम अपने अधिकार को तो समझ सको। इसके लिए आपको मेरे वीडियो देखने चाहिए सभी। तो कम से कम अपने अधिकार को जानो, अपने अधिकार को समझो कि आपको भारत के संविधान ने क्या क्या अधिकार प्राप्त किए हैं, तभी तो आप एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। इसी में आर्टिकल 21 के विस्तार की बात को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें एक दो ऐसे करके प्रावधानों के बारे में बताऊंगा। इसमें सबसे 1 पे आ जाता है कि जीविकोपार्जन का अधिकार। इसके अंतर्गत न्यायालय ने पटरी वालों एवं रेहड़ी वालों के रोजगार को बंद करने से प्रतिबंधित किया है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब रोड के ऊपर किनारे रेवड़ी बेच रहे हैं या फेरी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, उनके प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, उनको भी अधिकार है। इसके उपरांत आ जाता है अपील करने का अधिकार। आप किसी भी न्यायालय में अपील कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। मैं सामान्य अर्थों में बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है दोष मुक्ति के बाद अवैध रूप से कारागार में निरुद्ध रखने पर प्रतिकार का अधिकार। इसके उपरांत आ जाता है क्या बोलते हैं यार, पुलिस आ जाता है कि पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध भी अधिकार है। ये नहीं कि पुलिस वाले ने पकड़ के 4 डंडे लगा दिए, नहीं कर सकता यार। आपको आर्टिकल 21 कहता है तो आपको आपके साथ में पुलिस ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है। अगर कर रहा है तो मेरा वीडियो का, तो इसका वीडियो देखो HR रमण का, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको मूल अधिकार में इसके बारे में बताया गया है कि आपको पुलिस मारा नहीं सकती है। इसके उपरांत आ जाता है, उसके बाद में आ जाता है निरुद्ध व्यक्ति के द्वारा अपने विधिक सलाहकार एवं कुटुंब के सदस्यों एवं मित्रों के साथ मुलाकात का अधिकार। इसके बाद में आ जाता है कि त्वरित अन्वेषण और विचारण का अधिकार। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वह है कि लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा उनकी प्रोन्नति का अधिकार।
इसके आगे का जो प्रावधान है वह है DK यादव बनाम JMA उद्योग लिमिटेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत आजीविका का अधिकार भी सम्मिलित है। किसी कर्मचारी अपितु उसके आश्रितों की आजीविका तथा भविष्य को भी खतरे में डालना है। ये हो गए कुछ प्रावधानों के बारे में जो कि आर्टिकल 21 से जुड़े हुए थे। अगर इसमें से थोड़े और देख लें तो एक तो विदेश जाने का अधिकार है, आप कहीं भी विदेश जा सकते हो, घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। इसके लिए आपको पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और उस देश के वीज़ा की भी आवश्यकता होती है जिस देश में आप जा रहे हैं। इसके उपरांत उसके बाद आ जाता है कि निजता का अधिकार, एकांतता का विरुद्ध अधिकार आ जाता है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार आ जाता है और शरण का अधिकार आ जाता है। ये कुछ अधिकार हो गए आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अगर इसके बारे में थोड़ी और देखें, पॉइंट देखें, तो एक है जो कि जेल के दौरान मृत्यु के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो ऐसा नहीं कि आप उसको उड़ा दिए, उसके जेल में रहते हुए उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप जब भी देखते होंगे कि किसी भी पॉलिटिशियन को, जैसे कोई जेल में बंद है, अगर उसको बाहर आना होता है तो कहता नहीं भैया मेरी हेल्थ ख़राब है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, कृपया मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। और उससे बहुत जल्दी ही आप देखते होंगे कि उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जेल के लोग भी डर जाते हैं, अगर कहीं ये मर गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद कहा गया कि सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। किसी को भी फांसी सार्वजनिक रूप से नहीं दी जा सकती, मतलब किसी भी ऐसे स्थान पर फांसी नहीं दी जा सकती वहाँ जहाँ जो सार्वजनिक स्थल हो। इसके उपरांत एक आर्टिकल इसी में अगला प्रावधान है चिकित्सकीय सहायता। उसकी भी सहायता मिलनी चाहिए, डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं। इसके बाद में एक और प्रावधान आ जाता है, अगर आप पढ़ना चाहें तो वो है कि प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु का अधिकार। पानी पियो, वो एकदम स्वच्छ पियो। जब हेल्थ रहेगी तभी तो आगे का अधिकार क्या करेंगे। जब स्वच्छ वायु ही नहीं मिल रही है, जब वायु में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है तो जीवन कैसे संभव होगा। उसके बाद अंडर ट्रायल में भी संरक्षण का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक बच्चों को सर्वांगीण विकास का भी अधिकार है। इसके बाद में एक और पॉइंट है, वो है सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण। ये कुछ प्रावधान हो गए आर्टिकल 21 से जुड़े हुए। मुझे आशा है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, वह है, यहाँ तक आपको आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में आ जाता है जीविका का अधिकार, मैंने आपको बताया है। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 22 पर। आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा लग रहा है तो आप कृपया मैनेज कीजिएगा। कि गिरफ्तारी व निरोध के संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 22(1) व 2 के अंतर्गत व्यक्तियों को गिरफ्तारी के समय निम्न अधिकार प्रदान किए गए। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हो तो उसको भी निम्न प्रावधान प्रदान किए गए। क्या प्रावधान प्रदान किए गए उनको समझते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, किस कारण से मुझे पुलिस ले जा रही है, ये मुझे जानने का भी अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप गांव में हैं, कुछ लड़ाई कर दिए, आपने कुछ किए भी नहीं, आप पुलिस आई, उसने कहा चलो थाने चलो, ऐसा भी नहीं कर सकती है पुलिस। आपको कारण जानने का भी अधिकार है। ये आपको भारत का संविधान में आपको मूल अधिकार के तहत आर्टिकल 22 में इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद में जो सेकंड प्रावधान है वह है वकील से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। आप किसी भी वकील से परामर्श ले सकते हैं। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाने का अधिकार। अगर गिरफ्तार कर रहा है बच्चा कोई थाने में, 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता है। उसमें छुट्टी का समय नहीं शामिल होगा और रास्ते का समय शामिल नहीं होगा। ये सारे प्रावधान इसमें बताए गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे से ज़्यादा आपको थाने में बंद करके रखा है, ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद में आर्टिकल 22(3) में क्या कहता है, ये कहता है कि आर्टिकल 22(1) और 2 के अपवादों का उल्लेख है। अर्थात निम्नांकित व्यक्ति आर्टिकल 22(1)
22(2) के अंतर्गत संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा। किन किन को यह संरक्षण उपलब्ध नहीं होगा? नंबर 1, ऐसा शत्रु देश का मित्र, मतलब शत्रु देश एक मित्र राष्ट्र, एक शत्रु राष्ट्र। जैसे कि देखा जाए कि जो पाकिस्तान है ये मेरा क्या है? शत्रु राष्ट्र। अगर रसिया देखें तो मित्र राष्ट्र है। अगर रसिया का कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको ये अधिकार प्राप्त किए जाएंगे। अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति यहाँ अपराध करता है तो भाई साहब उसको अधिकार प्राप्त नहीं है, थाने में डालो 6 महीने के लिए। उसके बाद इसी में मतलब शत्रु देश के व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। उसके बाद में निवारक निरोध विधि के अंतर्गत अर्थात अपराध की शंका के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ तक मुझे आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। निवारक जो संबंधी जो भारत में जो कानून बनाए गए हैं उसमें से 2 हैं इंपॉर्टेंट लगता है। एक निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बनाया गया था। दूसरा था कि आंतरिक सुरक्षा अनुसरण अधिनियम, जिसे कहते हैं मीसा, 1971 में बनाया गया था। ये निवारक निरोध होता क्या है? अगर इसको समझेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि आर्टिकल 22 के खंड 4 में निवारक निरोध का प्रावधान किया गया है। हालांकि संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने के पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी है। निवारक निरोध का उद्देश्य किसी व्यक्ति अपराध के लिए दंड देना नहीं है, बल्कि अपराध को रोकना है। यह सामान्य और संकट काल दोनों परिस्थिति में लागू हो सकता है। ये दोनों स्थितियों में लागू हो सकता है, तो सामान्य काल या तो कोई संकट काल में भी यह लागू हो सकता है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 पहली बार पारित हुआ, 1950 में पहली बार पारित हुआ था और किसी न किसी प्रकार से 1969 का तक इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही। इसका विरोध विपक्ष द्वारा लगातार होता रहता है। वैसे विपक्ष इसका मिसयूज भी बहुत होता है, मतलब कोई नेता ज़्यादा ऊपर उछल रहा है, ऐसा करो इसके तहत में अंदर डालो इसको। वही है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, मीसा निवारक निरोध अधिनियम 1950 से कहीं अधिक कठोर था। जो मीसा था वो बहुत ही खतरनाक था। किसकी अपेक्षा? जो कि 1950 में अधिनियम बना था उसकी अपेक्षा यह काफ़ी ही कठोर था। इसमें क्या था? यह 1975 में घोषित आपातकाल के अंतर्गत तो जो निवारक निरोध और मीसा की व्यवस्था का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया था। इंदिरा गांधी सरकार में थी, पावरफुल थी। आपातकाल के समय में क्या स्थितियां थी उसके बारे में हम आपको एक विस्तार से वीडियो में इसकी भी चर्चा करेंगे। जब 44वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ ऐसे प्रबंध किए गए जिससे शासन वर्ग तथा निवारक निरोध कानून की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग ना किया जा सके। उसके बाद में यहाँ तक मुझे आशा है आपको बात में समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे ही इसी में कुछ प्रावधानों को लेकर। 1971 में जारी किया गया आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 44वें संविधान संशोधन की प्रतिकूल था, अतः 1969 में स्वयं ही इसे निरस्त कर दिया गया तथा सितंबर 1983 को सरकार ने आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश के नाम से एक और निवारक निरोध अध्यादेश जारी किया, जिसका उद्देश्य क्या था? सांप्रदायिक और जातीय बलवों और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक अन्य गतिविधियां उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना था। 1984 में पंजाब में आतंकवाद से उत्पन्न विशेष स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की व्यवस्था और भी कठिन बनाई जा सकती थी। उसके बाद में आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधियां निरोधक अधिनियम टाडा पंजाब, कश्मीर एवं अन्य राज्यों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए 1985 में लागू किया गया था। इसकी अवधि 23 मई 1995 में समाप्त हुई। इसके बाद राजग सरकार द्वारा पहला पोटा लाया गया, जिसे बाद में एक्ट में परिवर्तित किया गया था।
लेकिन यूपीए सरकार ने के आते ही 17 सितंबर को कोटा समाप्त किया गया है। यहाँ तक आशा है आपको बात में समझ आ गई होगी। इसके बाद में एक और आर्टिकल आ जाता है, जुकाम हो गया यार। इसमें आर्टिकल अगला है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, नमस्ते।